हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। देखिए, काइनेमेटिक्स बेसिकली आपका मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आपका मोशन, ठीक है, इन वन डायमेंशन, जिसे आप मोशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ ग्राफिकल सेक्शन भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी देखा जाए 3 से 4 सेक्शन है काइनेमेटिक्स में। अब सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स आपका है क्या, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी अबाउट द मोशन, स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट knowing the cause of the motion, without knowing the cause of the motion तो आपने मोशन को स्टडी करना है, लेकिन इस बात से आपको, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है कि वो मोशन क्यों हो रहा है, यानी कि किस फोर्स के कारण वो मोशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके कॉज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है मोशन को, ठीक है। सिंपल सा बस आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया? स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। अब देखिए, मोशन जब वर्ड आता है तो हमें कुछ बातें इसके लिए समझनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप रेस्ट और मोशन आप समझते हैं, ठीक है। तो यूजुअली तो सबको पता है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि कोई भी मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। सारे मोशन क्या होते हैं, ठीक है। नो मोशन इज एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये बस जा रही है, ठीक है, और इस बस में आपके 2 लोग बैठे हुए हैं। यहां पर एक को हमने ए बोल दिया और एक को हमने बी बोल दिया, ठीक है। और एक, ठीक है, और एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है सी, ये ग्राउंड पे है और ये आपका यहां रोड पर सिर्फ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बस जो है आपका, ये इस तरफ जा रही है आपकी, ठीक है, और मान लेते हैं कि चलिए ये 20 स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर आपने सी और ए से, ठीक है, इस बी के बारे में पूछा कि इस बी की स्टेट ऑफ मोशन बताओ, ठीक है। अब देखिए, जब सी देखेगा बी को तो क्या कहेगा? बी इज इन मोशन, बी इज इन मोशन। तो जब ये बस आपकी, ये चल रही है बस रोड पर, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, तो जो सी है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड साइड पे खड़ा हुआ है, और उसको बी बस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी बी इज इन मोशन, ठीक है। इसने ये ऑब्जर्वेशन दी। और वहीं अगर आप ए से पूछें तो ए क्या कहेगा? बी इज इन रेस्ट, क्योंकि ये बस के अंदर बैठा है ए, और जिस स्पीड से बी जा रहा है उसी स्पीड से ए जा रहा है। जैसे आप यूजुअली होता ही है कि अगर आप 2 लोग बस में बैठे हुए हैं आमने सामने, तो बस मूव कर रही है, पर आपके सामने बैठा पैसेंजर या कोई भी पैसेंजर जो बस में बैठा हुआ है, तो वो आपको मूव करता हुआ थोड़ी दिख रहा है, वो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट, ठीक है। वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर से, ठीक है, आपको देख रहा है, मान लीजिए कोई भी पर्सन, ठीक है, वो उस जो पैसेंजर आपके हिसाब से रेस्ट में, उसको वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक आपका जनरल लाइफ का एग्जांपल है। आप कितनी मर्तबा आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बी, वो तो यहां पर एक ही है, लेकिन इसकी 2 स्टेट ऑफ मोशन यहां पर आ रही है।
एक के हिसाब से रेस्ट में आ रहा है और एक के हिसाब से मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, पर्सन का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है कि वो मोशन में है या रेस्ट में, ये आपकी बात किस चीज से डिसाइड होती है? डिसाइड होती है ऑब्जर्वर की स्टेट से भी, स्टेट ऑफ मोशन से। यहां पर ऑब्जर्वर बस में आपके साथ बैठा था तो रेस्ट में हो गया, आप ये बी मतलब ए बी के साथ बैठा हुआ था बस के अंदर, तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। सी बस में नहीं बैठा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको बी जिस स्पीड से बस जाती दिख रही है उसको भी बी उसी स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, तो बी जो है सी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो गया। ठीक है, तो ये टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे, राइट। इसलिए इसने हमने यहां पर ये लाइन दी, नो मोशन इज एब्सोल्यूट मोशन। कोई मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, वो हमेशा कैसा मोशन होता है? रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में होता है। देखिए, जब भी आप कोई बात बोलते हैं, ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए आप सी है और आप बी की स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है, एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो ऑब्जर्वेशन देता है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर मौजूद है तो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से बता रहा है ना, अपने रिस्पेक्ट में बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हर मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, इसी को रिलेटिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप अर्थ को देख लो। ठीक है, अर्थ क्या करती है? अर्थ आपकी रोटेट करती है, राइट। अब हमको तो कैसी दिखाई देती है? स्टेशनरी दिखाई देती है, पर वहीं अगर आप देखा जाए अर्थ सन के सराउंडिंग में रोटेट करती है, तो सपोज, वैसे तो ये सपोज करना भी थोड़ा मुश्किल है, आप सन पे जाके बैठ जाएं तो आपको तो अर्थ कैसी दिख रही है? रोटेट करती हुई दिख रही है। ठीक है, और जब आप अर्थ पर ही बैठे हैं तो आपको किस में दिख रही है? रेस्ट में दिख रही है। ठीक है, आपका रोटेशन फील नहीं हो रहा है उस तरह का। ठीक है, तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि आप यहां पर देखें कि एक के हिसाब से रेस्ट में और एक के हिसाब से मोशन में है। ठीक है, तो यहां भी रिलेटिव हो गया ना, राइट। तो जैसे अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारी टेबल चेयर रेस्ट में है। ठीक है, अब टेबल चेयर रेस्ट में क्यों है? क्योंकि आप भी वहीं पर बैठे हो। ठीक है, जिस आपका जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, टेबल भी रोटेट कर रही है। ठीक है, टेबल भी उसके साथ जाती हुई दिख रही है, आप भी उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। किसको? जो अर्थ के बाहर मौजूद है, जो अर्थ को बाहर से देख सकता है। ठीक है, तो हम तो यूजुअली अपने सराउंडिंग में अर्थ में जो चीजें रखी होती है, नॉर्मली प्लेस होती है, वो रेस्ट में होती है, पर उन्हीं चीजों के बारे में अगर आप किसी और ऑब्जर्वर से पूछे जो अर्थ पे ना मौजूद हो लेकिन देख सकता हो, तो उसके हिसाब से मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, सारे मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए पहले। चलिए, तो ये आपने मोशन के बारे में एक बात समझी कि कोई मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। तो अब एक बात तो हो गई हमेशा कि हर जगह ऑब्जर्वेशन देने वाला एक ऑब्जर्वर मौजूद होगा। ठीक है, ये हमारा एक मान लीजिए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया, क्योंकि हर मोशन रिलेटिव मोशन ही है। अब देखो, अगर ये ऑब्जर्वर यूजुअली ग्राउंड है, ग्राउंड पे है, अब ऑब्जर्वर जरूरी नहीं जिंदा आदमी आप ले रहे हैं। ठीक है, आप ग्राउंड को ले सकते हो, ठीक है, किसी और चीज को ले सकते हो, राइट। तो ऑब्जर्वर आप किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि ऑब्जर्वर का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में जिसके आप बताना चाहते हैं, जिससे कंपेयर करके बताना चाहते हैं आप। ठीक है, तो ऑब्जर्वर यूजुअली, ठीक है, आपको बार बार बताया नहीं जाएगा, ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद होता है, इसको कहने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो रेस्ट और मोशन हमने डिफाइन किए हैं, वो कैसे डिफाइन किए? ऑब्जर्वर के बेस पे। तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए ऑब्जर्वर है और कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इन दोनों ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट or body object is not
changing its position with respect to the time, then it is said to be in rest. It is said to be in rest. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट हो, बॉडी हो, पर्सन हो, ठीक है, अगर अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। अब देखो हमने कहा टाइम के साथ, पर टाइम देख कौन रहा है? ऑब्जर्वर ही देख रहा है कि 1 सेकंड पे यहां था, 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड के बाद भी यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है ये, ठीक है। तो यूजुअली आप लोग डेफिनेशन जो अब तक पढ़ते थे उसमें लिखते थे इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आप यूज करते थे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर ही था, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर को आप बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसलिए हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं, राइट। तो ऑब्जर्वर यहां भी मौजूद है, ठीक है, बस हमने टाइम को यूज कर लिया है, राइट। तो ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद होगा, ये ध्यान रखना। और इफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, इफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, is changing its position with respect to time, then it is said to be in motion, तब वो किस में कहलाता है? मोशन में कहलाता है। तो अगर यही ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर अभी भी मौजूद है, अब 1 सेकंड पे आ था, 2 सेकंड में आ गया, 3 सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो आप जो है कहीं से ना कहीं से तो देख रहे होंगे कि कहां से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वही हमारा बस ऑब्जर्वर हो जाता है। तो अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन को अब हम इन टर्म्स ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है वहां स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता था कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे तो मोशन में, ना करे तो रेस्ट में। अब आपको पता है कि ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद है, बजाय हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हमने बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में होगा, नहीं करता है तो रेस्ट में होगा, ठीक है। सिंपल सा इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। ये हो गया आपका रेस्ट और मोशन। अब देखिए यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, और हम जो पोजीशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि जब हमें मेजर करना होता है कोई, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं। तो हम अपने इस ऑब्जर्वर को यूजुअली इन जनरल हम इसको क्या करते हैं? ओरिजिन पे बैठा देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इससे हमें क्या फायदा होता है? क्योंकि ऑब्जर्वर, अब देखो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, ये यहां भी हो सकता था, ये जेड एक्सिस पे हो सकता था, ये वाई एक्सिस पे हो सकता था, ये एक्स एक्सिस में हो सकता था, या आपका ये क्या हो सकता था? एक्स वाई प्लेन में हो सकता था ऐसे, ठीक है, करेक्ट। ये जेड वाई प्लेन में हो सकता था, ये आपका एक्स जेड प्लेन में हो सकता था, राइट। तो ये कहीं भी हो सकता था। तो इसकी जो पोजीशन पहले कहां थी और फिर कहां कुछ टाइम बीता कहां हो गई, ये सब हम एक पर्टिकुलर जो है रेफरेंस फ्रेम में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे आप ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बना दी, ठीक है। अब इनको बार बार बना के दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली मेजरमेंट तो ऐसे ही करते हैं हम एक्स वाई जेड एक्सिस में के हिसाब से। तो यहां पर हमारा ऑब्जर्वर जो होता है उसके ओरिजिन पे बैठा होता है, मतलब जहां ऑब्जर्वर है
वही आपका ओरिजिन बन गया हमारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम इस ऑब्जर्वर को आगे नहीं लेके जा सकते, लेके जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वर भी मोशन में हो सकता है। अभी तो हम रेस्ट की बात कर रहे हैं ना, पर वो हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रिलेटिविटी में, जब रिलेटिविटी आएगा। तो यहां मेरा समझाने का मतलब है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको हम एक और चीज बोलते हैं, ये हमारा एक क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया आपका। ठीक है, अब रेफरेंस फ्रेम का मतलब हमारा ये है कि इसके रेफरेंस में हम अपने जो भी ऑब्जर्वेशन दे हो रही है वो इसके रेफरेंस में आ रही है, इसको रेफरेंस लेके दी जा रही है। ठीक है, तो इसको हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, राइट। जैसे इसके ये आगे चल के इसकी पोजीशन बताना, इसकी वेलोसिटी को बताना, इसके एक्सेलरेशन को बताना, तो वो इसके रेफरेंस फ्रेम में होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है हमारा जब भी कोई भी हम लोग ऑब्जर्वेशन देते हैं, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देते हैं, उसी को कई बार हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं। अब ये रेफरेंस फ्रेम को भी आगे हमने फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। एक हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और ये टोटल ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे, किस बात पे ऑब्जर्वर की, उसके एक्सेलरेशन पे। ठीक है, ये आपका नॉन इनर्शियल हो गया। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कब होता है, जब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो, यानी कि ऑब्जर्वर एक्सेलरेट ना कर रहा हो। अब एक्सेलरेट करने के दो वो हो सकते हैं, एक तो आपका इसका v0 हो, वेलोसिटी 0 हो, दूसरा इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, ये वर्ड वेलोसिटी वगैरह आगे बताएंगे हम लोग, वैसे आप जानते ही हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पर इनको डिस्कस भी करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये आपका या तो रेस्ट में हो या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, तब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग ऐसे रेफरेंस फ्रेम को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। सिर्फ अभी मैं नाम बता रहा हूं, इनको डिस्कस आगे किया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 नहीं है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, तभी तो 0 नहीं होगा। वेलोसिटी वेरी कर रही है उसकी। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही है। तो ऑब्जर्वर अगर अपनी वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करे, अब वेलोसिटी में वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, मुड़ जाए, डायरेक्शन को चेंज कर दे, या दोनों काम करे कि अपनी स्पीड बढ़ा घटा दे और डायरेक्शन को भी चेंज कर दे। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस, ऐसे रेफरेंस फ्रेम को आप क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और जब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो, जब या तो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या ऑब्जर्वर कैसे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में रेफरेंस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दो हमने बताए थे। आगे हम लोग इनके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां जैसे एक इंट्रो हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि जो काइनेमेटिकल क्वांटिटीज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर, ठीक है, उनके बारे में। और उससे पहले हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको बता देते हैं। देखो, मैकेनिक्स में जो टाइप्स ऑफ मोशन है, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि मैकेनिक्स हो गया आपके अभी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस। उसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला आप पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एक मोशन है ट्रांसलेटरी, दूसरा मोशन है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। ठीक है, और तीसरी तरह का मोशन पढ़ेंगे आप वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन।
ठीक है, ये मैकेनिक्स में 3 तरह के मोशन आप पढ़ने वाले हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन में तो आप हैं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं अभी ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन? सिंपल सी बात करें, देखो मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां पे 3 पॉइंट लिए, ए बी, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट यहां पर है ये ए, एक पॉइंट है यहां पर बी और एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब ये मोशन में हो, क्योंकि मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी टाइम पर ये यहां था, उसके बाद ये यहां चला गया और बिल्कुल सीधा सीधा गया यहां पर। ठीक है, ये यहां पर पहुंच गया और पाथ एकदम स्ट्रेट रहा है इसका। अब ये पॉइंट जो था यहां, वो आ गया यहां। ठीक है, इसको ए डैश बोल देते हैं। तो यहां ये जो पार्टिकल था जिसकी पोजीशन हमने यहां पर किसी टाइम पर ए दिखाई थी, इस पार्टिकल की पोजीशन ए डैश है और यहां बी डैश, और सी पार्टिकल की यहां पर हमने बता दी पोजीशन सी डैश। ठीक है, और अलोंग स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, तो मोशन में है, कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच गया। तो इफ ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू सी डैश, अगर ये ए डिस्टेंस जो इस पार्टिकल ने इस टाइम में जब ये यहां से यहां बॉडी आई उसमें जो कवर किया, वो डिस्टेंस ए पार्टिकल ने कितना किया, ए डैश। और अगर वो किसके इक्वल हो, दूसरा पार्टिकल जो बी है जिसने बी डैश कवर किया उसके इक्वल हो, और तीसरा पार्टिकल जो सी है जो सी डैश पर पहुंच गया, यानी कि उसका कितना डिस्टेंस कवर्ड हो गया, सी डैश। अगर ये तीनों इक्वल हो, ठीक है, तो आपका ऐसा मोशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन में भी स्पेशली ये क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन जाना होता है। ठीक है, अब ये तो बात रही स्ट्रेट लाइन की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी कर्व उसमें जाए, थोड़ा सर्कुलर पाथ में जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी इस तरीके से थी और यहां पर एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, और फिर ये यहां पहुंच गई ऐसे, राइट, इस तरीके से। दोबारा बनाते हैं इसको, यहां से, ठीक है, थोड़ी यहां पहुंच गई आपकी इस तरीके से। ठीक है, और ये फिर वही पार्टिकल हो गए। तो ये मान लो ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल, ये ए डैश, ये बी डैश, ये इनकी नई पोजीशन। तो यहां पर देखो, ये मान लो कि कर्व पाथ में आई है बॉडी, स्ट्रेट लाइन पे नहीं गई, थोड़ी कर्व पाथ में आई है। ठीक है, तो अगर ये कुछ टाइम पहले यहां थी और कुछ टाइम बाद यहां आ गई, और इफ अभी भी ए डैश यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय this particle which was at position A initially and then it has reached to the point at this position, ठीक है, जिसको हमने मेंशन किया A डैश से। तो अगर ये A डैश B डैश के इक्वल हो जाए, अब देखो पाथ क्या है, कर्व्ड पाथ, क्या हो गया, कर्व्ड हो गया, राइट, यहां स्ट्रेट लाइन था, कर्व्ड हो गया। तो ये एक कर्व्ड पाथ में गई है, लेकिन अभी भी A डैश इक्वल टू B डैश है। ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया उतना ही डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया उतने टाइम में, सेम टाइम में। तब ऐसे जो बॉडीज हैं ये भी ट्रांसलेटरी मोशन को दिखाती हैं, और इनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन। तब ये कैसा मोशन है इनका, कर्वीलिनियर मोशन, क्योंकि ये कर्व में आई है, इसलिए ऐसे मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर। तो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन फिर क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी ठीक पे पर, मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्ट, आपने कुछ पॉइंट ले लिए, ठीक है, अगर कोई बॉडी एक पोजीशन में उसके बाद दूसरी पोजीशन में पहुंच जाती है और उस बीच में उस बॉडी पे जितने पार्टिकल थे उन सब ने उतने टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया हो, जैसे यहाँ ए बी सी थे,
और ये पार्टिकल अब नई पोजीशन में हो गए ए डैश बी डैश सी डैश, लेकिन तीनों के तीनों पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर ए और बी थे, दोनों पार्टिकल ने टी टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर किया, जो हमने यहाँ इससे मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ऐसे, कर्व में ऐसे मेंशन किया है। तो ऐसे मोशन क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव इन सच अ वे दैट, हम इसको ये कह सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, which means when a body moves in such a way that the linear distance covered by each particle of the body is same during the मोशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। तो ये आपका काइनेमेटिक्स वगैरह में, ठीक है, आपने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे टाइप के मोशन में। ठीक है, देखो ये पूरी मैकेनिक्स का वो है, आपने बेसिकली मोशन ही पढ़ना है आपने। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो रोटेशन तो आप जानते हैं, वर्ड सुनते ही समझ आता है, पर इसके स्पेसिफिक एक मीनिंग भी है जिसको आपको समझना चाहिए। मान लीजिए एक बॉडी यहां थी और ये बॉडी थोड़े टाइम में यहां आ गई। अब सब मोशन में हो रहा है, सब मोशन में ही है। अब यहां पर एक पार्टिकल ए था और एक पार्टिकल बी था, लेट्स से। अब यहां पर इसकी नई पोजीशन ए डैश है और इस पार्टिकल की बी डैश है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि अगर ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक मान लीजिए आपने कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया यहां पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर ये जो एंगल सबटेंड करे, यानी कि देखो ये आपका ए डैश और ये बी बी डैश, जो एंगल सबटेंड करें अगर ये सेम होगा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल ए ड्यूरिंग द मोशन एंड एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल बी ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, इफ इट इज सेम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तब ये कहलाएगी रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन क्या है? सिंपल सा, इसमें एक कंडीशन है। देखो मोशन तो इस तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, पर कौन से मोशन इनमें से रोटेशनल मोशन होते हैं? तो वहां पर रोटेशनल होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर बॉडी के सभी पार्टिकल, बॉडी पर लाई करने वाले सभी पार्टिकल, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन सेम एंगल सबटेंड करें या सेम एंगल के मूव करें सभी पार्टिकल, तो वो बॉडी किसमें कहलाती है? रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तब ऐसी बॉडी रोटेशनल मोशन में कहलाती है, राइट। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा। यहां जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूं बस इसका, ठीक है। यानी कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, ठीक है, टू बी अ रोटेशनल मोशन, अ वेरी सिंपल कंडीशन, ऑल द पार्टिकल्स लाइंग ऑन द बॉडी विल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सर्टेन पॉइंट। तो ड्यूरिंग द मोशन सारे के सारे पार्टिकल जो बॉडी पे लाई करते हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पर आपके इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, और ये पॉइंट होता है किस पर? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। ये पॉइंट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में जब रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की।
अब वाइब्रेशन मोशन को आप जानते हैं, आप स्प्रिंग को दबाते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है मान लीजिए नेचुरल लेंथ में, अगर आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये दबेगी तो पहले अंदर जाएगी, फिर क्या होगा थोड़ी देर में एक्सटेंड होके ये क्या होगी, बाहर तक जाएगी, है ना, इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगी। तो टू एंड फ्रो मोशन करेगी, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, राइट। सिंपल पेंडुलम ले लीजिए तो क्या करता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यूं जाएगा, यूं जाएगा, तो इधर भी जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो ऐसे टू एंड फ्रो को मोशन को हम क्या बोलते हैं, हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखिए, इसमें आपका आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप अपनी बुक के इंडेक्स में देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन मोशन को डिस्कस किया गया है। फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें रोटेशनल मोशन को किया गया है। अब रोटेशन को समझने के लिए, क्योंकि फोर्सेस का रोल होता है तो हम लोग, और एनर्जी का भी रोल होता है, हम लोग बीच में सीखते हैं, आपका फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, ठीक है। और फोर्सेस को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा जाता है, राइट। और उससे पहले ट्रांसलेटरी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरी मैकेनिक्स इसमें बटी हुई है आपकी, राइट। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया है, जस्ट इंट्रो दिया है इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।